स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। अभी तक के जितने 24 वीडियो हो चुके हैं वो सभी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल यानी कि डिस्क्रिप्शन रूप देखेंगे और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उन सब की बात हम इस वीडियो में कर लेंगे। और साथ साथ में उनका जो डिस्क्रिप्शन पार्ट दिया रहता है वो भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन आपको वहां से डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो इसमें हम इस बात को समझेंगे। और अभी तक मैंने जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में पूरा बता दिया, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में और संसद के बारे में लगभग मैंने संसद की समितियां क्या होती हैं, क्या प्रारूप समिति और उसके बाद संविधान सभा का गठन, इन सब की बात मैंने कर ली। अगर वो सभी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा कर देंगे। इसमें हम सबसे पहले नोट्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद में इससे जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सब के बारे में देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो महान्यायवादी होता है वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, या कानून अधिकारी भी बोल सकते हो। विधि यानी कानून बनाना, ठीक है, या ये भी बोल सकते हो देश का सर्वोच्च वकील भी होता है, ठीक है, महान्यायवादी जिसको बोलते हैं। फिर है कि संविधान 76 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आरत किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। कौन? तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आरत किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा, अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार। फिर देखते हैं कि अनुच्छेद 76 में 2 में क्या है। तो अनुच्छेद 76 2 के अनुसार महान्यायवादी का ये कर्तव्य होगा कि वे भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए हों। फिर नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 76 के 3 के अनुसार वह अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा। यह है अनुच्छेद 76 के 3 के अनुसार। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 88। तो अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। ये चीज़ याद रखना, अनुच्छेद 88 में ये प्रावधान करता है कि भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन वो मतदान नहीं करेगा, मतदान का अधिकार नहीं रखता है। कौन? तो महान्यायवादी, जिसकी बात अनुच्छेद 88 में कही गई है। उसकी कार्यवाही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होगा, लेकिन उसका जो मतदान का अधिकार होगा वो उसको नहीं दिया गया है। तो ये ऐसी बात कही है 88 में। नेक्स्ट देखते हैं कि इसे संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। तो इसे यानी कि महान्यायवादी को संसद सदस्य के तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। फिर है अनुच्छेद 165 के 1 के अनुसार। तो ये तो मैंने कर लिए, अभी तक की बात कर रहे थे महान्यायवादी की। अब बात करेंगे राज्य की। तो अभी तक केंद्र की बात चल रही, तो केंद्र में जैसे कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार का जो महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से राज्यों में भी राज्य का भी एक विधि निर्माण करने वाला भी होता है, यानी कि एक कानून को वो करने वाला होता है। तो इसके देखते हैं। हाँ, तो अनुच्छेद 165। तो अनुच्छेद 165 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आरत किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त करेगा। वहाँ था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, और यहाँ पे आ गया 165 के तहत महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। राज्य में राज्यपाल नियुक्त करेगा और केंद्र में अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
फिर देखते हैं अनुच्छेद 165 के 2 के अनुसार वह राज्य सरकार के विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। तो वह क्या करता है, तो राज्य सरकार के विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है और वह राज्य का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। तो वह राज्य का प्रथम विधिक सलाहकार कहो तो ये होता है महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। कभी कभी आपको एग्जाम में एडवोकेट जनरल भी लिख देगा, तो आप घबराइए नहीं, ये बात कर रहा है महाधिवक्ता के बारे में। और वहाँ देगा, अगर आपको केंद्र के हिसाब से महान्यायवादी पूछेगा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कभी कभी लिख देता है। फिर है अनुच्छेद 165 के 3 के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। किसके, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करेगा। तो इसको ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करेगा राज्यपाल, और ये राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है कौन, तो एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 165 के 3 के अनुसार। फिर देखते हैं अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। तो अनुच्छेद 148 के 1 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा और जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, तथा यह अपने पद से केवल उसी रीत या आधारों से हटाया जाएगा जिस रीत एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा किसको, तो यहाँ कर रहा है बात किसकी, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, जिसकी बात 148 में कही गई। इसको हटाने की बात कहती है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के प्रस्ताव पारित कर इसे हटाया जा सकता है। किसको, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, जिसको हम कैग भी बोलते हैं। कैग भी लिखा रहता है, CAG कंट्रोलर रेगुलेटर ऑफ जनरल। तो कैग भी हम बोलते हैं, जिसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी बोला जाता है। फिर है कि 148 के 4 के अनुसार, अनुच्छेद 148 के 4 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा, किसी और पद के पात्र नहीं होता है। फिर इसका कार्यकाल यानी कि कैग यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ ये है, क्या नाम है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल हुआ, नहीं तो अगर उनकी आयु जो है 65 वर्ष हो गई है तो वो रहेगा। फिर इसको लोक लेखा समिति की आंख या कान कहा जाता है। किसको, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति जो होती है उसकी आंख व कान कहा जाता है। किसको, तो CAG कैग को। फिर नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियों को निर्धारित किया है। किसमें, तो 149 में कैग यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो कहाँ, तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 151 के 2 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो यह है अनुच्छेद 151 के 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ये किसने कहा था, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। और संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। फिर इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से
लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया है। कौन सा? तो 1971 को अनुच्छेद 1976 में केंद्र सरकार की लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया था 1976 में। फिर महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं, तो महालेखा परीक्षक कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, तथा राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों को सभा पटल पर रखता है। तो राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों में सभा पटल पर रखता है। कौन? राष्ट्रपति। इनकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति रखता है, इसको याद रखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषयों पर कौन भारत सरकार को परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी जिनको बोलते हैं, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी देता है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में कौन देता है? तो महाधिवक्ता राज्य में महाधिवक्ता। और यहाँ पे दिए रखा है भारत सरकार का, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल। तो इसमें से ए ऑप्शन सही था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का एक प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति को पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कौन धारण करता है? तो इसमें हो गया भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। जबकि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 148 में की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि अनुच्छेद 324 है। लोकसभा अध्यक्ष 94 है। तो ये सभी अनुच्छेद इनसे संबंधित है। और महान्यायवादी जो है ये आर्टिकल 76 के अनुसार, जो कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 76 के 1 में नियुक्ति का प्रावधान है महान्यायवादी की, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्या है, कुछ डिफरेंट करके पूछा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आपको फंसाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को समझा जाता है, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो वही भारत का महान्यायवादी, जो कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो विधि परामर्शदाता है वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनको महान्यायवादी कहते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कुछ दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। तो भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार कौन है? तो भारत सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, लेकिन कहीं पर भी मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तो इस चीज़ को विशेषकर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वह पहला है कि वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होती हैं, यह भी सही है। तीसरा है कि उसे संसद के किसी एक सदन में सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। ये संसद में सदस्य होने का प्रावधान कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। तीसरा है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। हाँ, विशेष संविधान संशोधन किया जाए, विशेष जो है विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई महाभियोग की प्रक्रिया इसके खिलाफ नहीं है। तो इसलिए 1 और 2 इसका आंसर सही होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 सही। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है।
भारत के महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। तो भारत का महान्यायवादी जो संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार, अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। इस प्रकार से कथन 1 और 2 सही है, जबकि 3 और 4 गलत है। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी के बारे में बोल रहा है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। पहला है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए आर्य हो। हाँ, बिल्कुल सही है। आर्यता क्या होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आर्यता होनी चाहिए। दूसरा है कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगा। हाँ, जो संसद अवधारित करेगा वो नहीं, जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा वो होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो कि, क्योंकि ये राष्ट्रपति के ही वो करता है, तो इसीलिए कथन दूसरा गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा आंसर। तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन? तो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। और राज्य में पूछेगा तो एडवोकेट जनरल, ये रहेगा राज्य में, यानी महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। कौन? तो राष्ट्रपति। फिर है अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा। तो महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी पहला है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बिल्कुल सही है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। दूसरा है कि लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है, लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। फिर लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, बोलने का अधिकार है उसको, लेकिन लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है, मतदान करने का अधिकार नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए कि भारत का न्यायवादी क्या है कि लोकसभा में कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि मतदान नहीं कर सकता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 88 के अवकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं है। 88 में ही प्रावधान है, मत देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार कथन 1 और 2 3 सही हो जाता है, जबकि चौथा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को संबोधित करने का अधिकार है। नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट जिसको संसद कहते हैं, तो संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद की बैठक में भाग ले सकता है। तो भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो वही हो गया क्या? तो अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वही अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। चूंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी और भी उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता है। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों
से किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग लेने की बात हो तो सही उत्तर, तो वहाँ सही उत्तर महान्यायवादी होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में होती है। साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी शब्द प्रयुक्त किया गया, जबकि उपराष्ट्रपति उप प्रमुख या राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रश्न का उत्तर बी माना था, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है संसद के दोनों सदन, तो महान्यायवादी ये हो गया आपका। महाधिवक्ता हो गया राज्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो किसी एक सदन की तो उपराष्ट्रपति भी ले सकता है, महान्यायवादी। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दोनों हो जाएगा, उपराष्ट्रपति भी महान्यायवादी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपको ये शब्द पकड़ना है कौन सा कथन गलत है बताना है। किसके बारे में? महान्यायवादी के बारे में। पहला है कि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही है। कि उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल है, बोलने का अधिकार है। फिर उसे संसद में मत देने का अधिकार है, हाँ, मत देने का अधिकार नहीं है, गलत है। और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सी आंसर जहां तक है बिल्कुल सही होगा, गलत होगा। देखिए निम्नलिखित में से उपयुक्त सभी, हाँ यहाँ पे दिया हुआ था उपयुक्त तो कोई नहीं, हाँ तब आपका यही होना चाहिए सही। ठीक है, दिए गए विकल्प सी के साथ डी के भी सही नहीं है, क्योंकि विकल्प डी में उपयुक्त सभी है रहता है, तो इसलिए कथन केवल बी होगा। ठीक है, विकल्प केवल बी सही, सी सही होगा आपका। नेक्स्ट है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी सलाहकार जिसको सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार का कानून सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। कौन? तो सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो ये भी एक जो है वो क्या है, तो ये भी एक आपका न्यायिक अधिकार, हाँ एक न्यायिक सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? यहाँ पे राज्य सरकार की बात कर रहा है, और कानूनी विषयों पे तो कौन? तो एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165 के 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उस न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 165 के 1 के अनुसार वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165 3 के अनुसार यह राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार? राज्य सरकार का तो महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा की जाती है। तो भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राष्ट्रपति अनुशंसा पर की जाती है। हाँ, तो आपका ये पहला गलत हो गया, क्योंकि राज्यपाल करता है, कोई राष्ट्रपति के अनुसार संबंधित नहीं करता है। फिर एक सिविल प्रक्रिया संहिता में उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीली और सलाहकारी अधिकारिता होती है, बिल्कुल गलत है ये भी। तो आपको यहाँ पे दोनों आंसर गलत हो जाए, कौन सा सही पूछ रहा था, तो इसीलिए दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो एक सही ना तो दो सही। देखते हैं क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 165 के 1 के अनुसार राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। पहला गलत हो गया। दूसरा है कि सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल तथा अपीली होती है, इसलिए कथन 2 भी गलत है। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षक कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षक कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सृजन किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो संविधान इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु के हिसाब से 65 या 6 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के 3 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों को संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया है, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो पहले हो। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है तीसरा, सेवानिवृत्ति के पश्चात वे अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, तीनों सही है। चौथा है उनको राष्ट्रपति पदच्युत करता है, गलत है, ये राष्ट्रपति पदच्युत नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों से हटाया जाता है जिस रीति से और जिन आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 148 के 4 के तहत ये प्रावधान किया गया है सेवानिवृत्ति के पश्चात वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान उनके हटाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण। कथन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, हाँ बिल्कुल है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी कर रहे हैं। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि उसे ये निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया गया जाता है?
तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किसके द्वारा पालन नहीं किया जा सकता है? पहला है कि भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनका समग्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करना बिल्कुल करता है। फिर है आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी करता है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि लेखाओं को लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी करता है। लेकिन सार्वजनिक धन की प्राप्ति तथा निर्गम और नियंत्रण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राज्य कोष में जमा हो, ये नहीं करता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि लेखा परीक्षा करता है। तो निर्गम का कार्य नहीं करता, लेकिन लेखा परीक्षा ही करता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। क्या क्या कर्तव्य हैं नियंत्रण एवं महालेखा यानी कैग के, वो देख लेते हैं एक बार कि वह केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों के लेन देन का लेखा परीक्षा करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कर्तव्य क्या है कि यह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है, ये भी सही है। तीसरा है कि वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है, बिल्कुल सही है, वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। चौथा है कि राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। हाँ, तो राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। पांचवा है कि वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों के लेखा परीक्षक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये भी इसी का कर्तव्य है। नियंत्रक एवं महालेखा का अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उनके परीक्षा का कार्य करता है। नियंत्रण नहीं करता, लेकिन उसको देखता है, यानी परीक्षण करता है, परीक्षा का काम करता है। जबकि ब्रिटेन की नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोनों प्रकार का अधिकार रखता है, लेकिन भारत में केवल परीक्षा करता है, उसके ऊपर कोई भी नियंत्रण का कार्य नहीं करता है। एक तरीके से लेखा जोखा तो रखता है, लेकिन उसे नियंत्रण करने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन आपको सही विकल्प चुनना है। पहला है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों को लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ लेखा परीक्षा कर रहा है केवल, सही है। दूसरा है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को संघ तथा किसी राज्य की किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का अधिकार होता है। हाँ, बिल्कुल सही है, तो दोनों अभी पढ़े हैं, तो दोनों आपके ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक निधि के फलोत्पादक और आशित प्रयोगों को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत के नियंत्रक महालेखा के कार्यालय के महत्व क्या है। इसमें देख लेते हैं जो सही है उसी को, केवल 2 सही है और आपका 2 और 3 सही है शायद। हाँ, 2 और 3 आपके बिल्कुल सही है। इन्हीं सही को पढ़ते हैं कि कैग की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कैग के प्रतिवेदनों में से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता जो एजेंसियां हैं उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। अनुच्छेद 148 के 1 के तहत जिसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंधी विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसी आरोपित विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं और अन्य दोनों कथन गलत थे, ये दोनों सही थे। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी, तो संसद की है। तो टीका टिप्पणी करना अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। भारतीय संविधान के 151 के 1 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी संसद की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो भारत का महानियंत्रक ये रहता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, कैग। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के 149 अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। 149 में कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149, कर्तव्य और शक्तियाँ 149 के तहत है। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे अपने पद से हटाया जाता है। तो यहाँ पे संसद, यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है। इसके बाद एक बार एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसे हटाने का प्रावधान क्या है। देखिए, अनुच्छेद 148 एक के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर या मुद्रा सहित अधिपति द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद में समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पदों से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा संवेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का एक मित्र और मार्गदर्शक कौन है? तो ये लोक लेखा समिति। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक मित्र और मार्गदर्शक कौन है? तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की कार्यवाही में मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं और इस प्रकार वे समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा को तब सीमित रहेगा? तो 1976 में। सीएजी कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधित कर केंद्र सरकार के स्तर की अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया है तथा सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया है। वर्ष 1976 में केंद्र में लेखांकन यानी अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा यानी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों के दायित्वों का निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा शक्ति अधिनियम लेखांकन तथा लेखा परीक्षक को पृथक करता है और सीएजी के लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखा की समीक्षा भी कार्य भी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा ही यानी कैग के द्वारा ही किया जाता है, राज्यों के भी वित्तीय लेखा की जांच। नेक्स्ट है कि लोक निधि का अभिभावक किसको कहते हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों के लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं क्या? तो लोक वित्त संरक्षण के रूप में। भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी होगा।
वह सार्वजनिक धन के संरक्षण होगा, वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह देखे कि भारत या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाए। नेक्स्ट है कि गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं तो भारत के 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो भारत के 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने। उन्होंने इस पद पर राजीव माहेश्वरी का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पूर्व 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर राज्य के संघराज्य क्षेत्र के उपाध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक तरफ अधिकारी है एक तरफ उसके संस्थान है। तो भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति आपको मिलाना है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को मिला दो सभापति, यानी एका थ्री। तो भारत का उपराष्ट्रपति ये तो सभापति मानी कि राज्यसभा। फिर दूसरा एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये लोक लेखा समिति को मिला दो, नियंत्रक महालेखा समिति को लोक लेखा समिति से मिला दो। नेक्स्ट है कि भारत का महाधिवक्ता, तो भारत का महाधिवक्ता तो लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको हो जाएगा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से, लेखा परीक्षक को आपको लोक लेखा समिति से, महाधिवक्ता को मिला उच्चतम न्यायालय से। महाधिवक्ता तो उच्चतम न्यायालय, महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय, और भारत का महान्यायवादी लोकसभा में बैठक। तो इस प्रकार से ये आपका सही आंसर होगा। हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा, नियंत्रक लेखा परीक्षक लोक लेखा समिति, महाधिवक्ता या महान्यायवादी तो कौन हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय, और महाधिवक्ता और महान्यायवादी लोक लेखा समिति। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रश्न में महाधिवक्ता उल्लिखित है जो कि गलत है, महाधिवक्ता नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपको महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के राज्य के नियुक्त करता है, जबकि महाधिवक्ता नियुक्त। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक डाउट है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत, इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन के अनुसार यही आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय कार्यकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं क्या? तो व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। लोक वित्त जिसको पब्लिक फाइनेंस, सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्यों से निष्पादित नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने कैग सीएजी तक आपको पूरी तरीके से विधिवत रूप से खत्म कर दिया, जिसमें मैंने ये बात की थी कि महाधिवक्ता की बात की है, महान्यायवादी की बात की है, और सीएजी कैग की बात कर ली है। एक ही वीडियो मैंने तीनों खत्म कर दिए, विधिवत रूप से खत्म किए। एक एक प्रश्न का उत्तर इंपॉर्टेंट है, और इसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि महाधिवक्ता, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और कैग यानी कैग से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे वो सभी क्लियर कर दिए यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। जिस प्रकार से आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसी प्रकार से आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वरीयता क्रम के बारे में, एक एक वरीयता क्रम को समझेंगे, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वरीयता क्रम को समझते हुए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे भी वीडियो करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वरीयता क्रम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।